सर अब क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं, जो ये जो 3 जहाज आए, 2 जो आ गए, आपको लगता है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में प्रेशर कम हुआ? एक तरफ तो 5 राज्यों के चुनाव हैं और इस बार का चुनाव हमेशा विपक्ष के लिए एक लिटमस टेस्ट या फिर एक परीक्षा की अग्नि परीक्षा होती थी, इस बार बीजेपी के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल है जो आज बहुत नहीं जीत पाए, तमिलनाडु है, साउथ की पार्टी है, हुई है या नहीं हुई इतने सालों बाद, केरला है इम्पोर्टेंट, बहुत सारी बातें, असम रिपीट होगा क्या? तो इन 5 राज्यों के चुनाव की मैसेजिंग में जो ये जो जहाज पहुंचे हैं, तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वो जो तरेर थी विपक्ष की कि कुछ नहीं कर रही सरकार, फेल हो गई डायलॉग्स में, वो कम हुई है, प्रेशर कम हुआ है सरकार पे? आपको क्या लगता है कि आज के तारीख में मोदी जी कुछ बोल देंगे तो पब्लिक कन्विंस हो जाएगा, या विपक्ष कुछ बोल देगा तो कन्विंस हो जाएगा? सब पढ़े लिखे हैं। सोशल मीडिया की राजनीति तो यहाँ से भी चलती है ना। वो आपको लगता है सोशल मीडिया पॉलिटिक्स करते रहिए? सोशल मीडिया जब से चला है तो हर आदमी में अवेयरनेस अब बढ़ गया पहले की अपेक्षा। एब्सोल्युटली कॉमन पीपल को पता है, वो भी तो डाइवर्ट भी तो हो जाता है। नहीं, कॉमन पीपल को पता है डेल्यूशनल भी तो हो जाता है। पहले रूट ऑफ कॉज नहीं पता चलता था, कारण क्या है, कहाँ से हो रहा है। अब सबको पता चल जाता है कि भाई ईरान अमेरिका में और इजराइल में अगर लड़ाई हो रही है तो तेल और गैस का तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। बात समझिए आप। तो और अभी सुन लीजिए, अभी तो जैसे पूछिए ना कि गैस और तेल का प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, तेल महंगा होगा, पेट्रोलियम कोई उपाय नहीं है आपके पास ना। मान लीजिए अगर हॉर्मुज बंद रहा 4 दिन और, ये तीन जहाज आने से क्या होना जाना है? कुछ नहीं होना जाना है। हाफ डे का आपके पास गैस का है बस, उससे ज़्यादा का नहीं आया जब तक कि रेगुलराइज नहीं हो। लेकिन मेरा सारा तेल हॉर्मुज के थ्रू नहीं आता है, 20% आता है मात्र। 40% गैस की सप्लाई इसी रूट से है। रूट दूसरा हो जाएगा, लंबा रूट हो जाएगा, आपका खर्च ज़्यादा बढ़ेगा, खर्च ज़्यादा बढ़ेगा तो कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ेगा, फिर तेल महंगा होगा, ये सब सारी समस्याएं होंगी। और ये कॉमन पीपल को पता है कि इसमें गवर्नमेंट का, भाई गवर्नमेंट क्या कर सकता है आप बताइए। इंडिया का तो 3 जहाज आ भी गए, जाके पाकिस्तान का देख लीजिए पड़ोसी में क्या हाल है। पाकिस्तान का आ रहा है क्या कोई जहाज? आप लोग बोल रहे हैं ना कि पाकिस्तान से उसका अच्छा रिलेशन है, ये हो। पाकिस्तान में तो पेट्रोल कितनी किल्लत है, जा करके देखिए। यहाँ कम से पेट्रोल के टंकी पर तो लाइन नहीं है ना, गैस के लिए लाइन है, लेकिन गैस का कोई शॉर्टेज नहीं है। जो गवर्नमेंट बोला अभी तक पीएनजी नहीं कमा है, एलपीजी बोला है कि ऑनलाइन आपकी बुकिंग हो रही है, लेकिन आने वाले कल में होगा। लेकिन इलेक्शन पे इसका असर नहीं होना है। आपको एग्जाम्पल दे, डिमोनेटाइजेशन हुआ, लंबी लंबी लाइन लगी, असर पड़ा क्या सर? असर उसका उल्टा पड़ा। जो मेजर वोटर्स थे उनको लग रहा था कि चलो भैया ये जो काला धन है मतलब सर वो तो उससे भी चला ही सबसे, उससे तो मैसिव समस्या तब हुआ था। आप लॉकडाउन याद कीजिए, कोरोना में जब कम से कम 1.5 साल के लगभग लॉकडाउन में हम लोग रहे हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई बना क्या इन्वायरमेंट? मोदी जी रोज बात करते थे लोगों से, हाँ, आज थाली बजानी है, लाइट जलानी है। बात बता रहा हूँ, प्रॉब्लम सबको, बहुत लोग भूखे भी रहे, बहुत लोग मरे भी, काफी लोग एक्सपायर किए। लेकिन क्या है कि सोशल मीडिया का जमाना है, अवेयरनेस पता चल जाता है किसकी गलती है। सर लोगों को ये भी लग रहा है कि तो भारत के तो फिर भी जहाज आ रहे हैं और अभी किल्लत नहीं है, पूरी दुनिया में है ना ये सिर्फ पूरी दुनिया का इशू है। थोड़ी देर पहले क्या बताया कि अमेरिका में क्यों तेल का दाम बढ़ा, उसके तो बगल में वेनेजुएला है, वेनेजुएला तेल जितना उठा के ले, फिर भी पेट्रोल का दाम भाग रहा है, क्यों? तो बाकी सप्लाई का प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, व्हाट आई एम आस्किंग इज, क्या राहुल जी की जगह कोई और चेहरा होता, कांग्रेस या विपक्ष मजबूत होती, तो ये एजेंडा यहाँ पे और ज्यादा बन सकता था क्या? देखिए, एजेंडा में आप विदेश नीति का बात तो आप उठा सकते हैं कि आपका विदेश नीति गलत है, सही है, लेकिन तेल गैस का आप नहीं उठा सकते हैं। तेल गैस का सीधा है कि अगर हॉर्मुज खुलेगा तो स्मूथ सप्लाई होगी, हॉर्मुज बंद होगा तो स्मूथ सप्लाई नहीं होगा, और हॉर्मुज के खोलने बंद होने में इंडिया कोई रोल नहीं है। ये जो रोल है, एक इम्पोर्टेंट बात ये है सर, पवन खेड़ा जी ने एक ट्वीट करके कहा कि अरे जो 2 जहाज आ रहे हैं ये क्या भारत में ही आएंगे, ये तो अमेरिका जा रहे हैं, फिर उनको ट्वीट डिलीट करना पड़ा। या अभी उन्होंने 2 दिन पहले एक वो गैस की लाइन लगा दी थी, वो भी 2011 की पिक्चर थी। तो कैसे कोई आर्ग्यूमेंट करेगा? उनका बेसिक रिसर्च इशू नहीं लग रहा आपको? यहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है इन लोगों के साथ। इनकी जो प्रॉब्लम है यहीं पे, पहले देखिए, पहले फॉरेन पॉलिसी पे क्रिटिसाइज किया कि मोदी जी चले गए इजराइल, आते ही 24 घंटे के अंदर लड़ाई शुरू हो गया। ठीक है, अब क्यों गया नहीं गया, अब ये तो ईरान इज स्टिल अ फ्रेंड, ठीक है, स्टिल फ्रेंड, ठीक है। आप ईरान से देख लीजिए, ईरान को पता होगा कि एक शिप को तो उड़ा दिया टॉर्पीडो से अमेरिका, दूसरा शिप लवान को अभी प्रोटेक्ट करके इंडिया अपने रखे हुए है। अमेरिका एक बार भी नहीं बोला कि क्यों अपने एरिया में उसको प्रोटेक्ट करके रखे हो। ईरान का जो एक नौसैनिक बेड़ा है, नहीं बोला अभी तक अमेरिका, नहीं तो बोल सकता है भाई इसको हटाइए आप यहाँ से, नहीं तो हम अटैक करेंगे, उसको भी हम डुबा देंगे हम, ठीक है। तो आप ये देखिए, और नहीं, उसके कम से कम 250-300 जो
मैरिन के जो वो हैं इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। Right. ऐसी बात नहीं, ये मीडिया में जो चल रहा है कि उसका 3 टैंकर को घेरे हुए, सब चीज़ सब बकवास है। कहीं ना कहीं एक आपस का अंडरस्टैंडिंग ईरान को भी पता है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले एक तो हमको इंडिया हेल्प करेगा, नंबर 1। नंबर 2, निगोशिएशन में भी ईरान को पता है कि अगर जरूरत पड़ी तो इंडिया ही नेगोशिएट कर सकता है बिटवीन अमेरिका, इजराइल, ईरान। क्यों? क्योंकि चाइना डायरेक्ट नेगोशिएट कर नहीं सकता, रसिया डायरेक्ट नेगोशिएट कर नहीं सकता, क्योंकि वो दूसरे कंट्री के साथ लड़ाई में फंसा, यूक्रेन के साथ फंसा हुआ है। तो ये सारा एक ऐसा उलझा हुआ एक कॉम्प्लिकेशन है जिसमें इंडिया के तरफ भी लोग देख रहे हैं, ईरान भी देख रहा है, अमेरिका भी देख रहा है, इजराइल भी देख रहा है, सब के सब देख रहा है। तो इसलिए हम तो ये बोलें कि फॉरेन पॉलिसी पे जो आज का जो हालात है उसमें गवर्नमेंट को तो फूक फूक के कदम रखना पड़ रहा है, इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सर, एक बात बताइए, अगर ऐसा होता है कि ऐसा रास्ता निकलता है कि दोनों क्लेम करें कि विक्ट्री हुई, उस केस में कोई वर्ल्ड ऑर्डर बदलता नजर आएगा आपको? आपको ये नेटो, आपका जो डिपेंडेंसी या इंक्लिनेशन यूएस की तरफ ज़्यादा है, या यूएस का जो डंडे का डर है वो कम होता नजर आएगा? आपको ये लगता है कि रशिया और चाइना थोड़े और पावरफुल होकर उभरेंगे? भारत की क्या पोजिशनिंग होगी? देखिए, अगर आप देखें तो रूस को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता दिख रहा है इस वार से। अमेरिका ने उसको अलाउ कर दिया, पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, तो रूस निश्चित रूप से स्ट्रॉन्गर होके आ रहा है इस वार के बाद। इन वॉट एवर द केस, ठीक है। तो कोई जो कहते हैं ना यहाँ पे कि एक कोई ऐसी स्ट्रेटजी है या कोई एक थ्योरी है हम इस तरह को फॉलो करेंगे, कुछ नहीं। अमेरिका और ख़ास करके डोनाल्ड ट्रंप अपना इंटरेस्ट देखते हैं, ठीक है, भारत भी अपना देखता है। अब दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, देखिए वो तो विश्व के सारे देश ये प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड देखिए, वो डेमोक्रेसी की बात करता है, ईरान में रेजिमे चेंज की बात करता है, डेमोक्रेसी लाने की बात करता है। यूनाइटेड नेशंस में आज तक डेमोक्रेसी ला पाया क्या, या लाया है क्या? भारत जैसा देश वहाँ पे परमानेंट 5 बना के और मनमानी करते हैं, वीटो पावर रखते हैं, क्या डेमोक्रेसी है वहाँ? यूनाइटेड नेशंस जो डेमोक्रेसी के लिए बना है वहाँ उन्होंने डेमोक्रेसी नहीं लाई, और ईरान में डेमोक्रेसी की बात करते हैं, रेजिमे चेंज की बात करते हैं। कितना बड़ा डबल स्टैंडर्ड है। आप दूसरी तरफ भारत जैसा देश शुरू से, चाहे वो नॉन अलाइन मूवमेंट जो भारत की पहल पे बना, और अभी भी देख लीजिए थर्ड वर्ल्ड या जो ग्लोबल साउथ की बात भारत करता है, कि उसके लिए क्या है कि भाई पूरे विश्व में एक जो सह अस्तित्व की बात है उस पर हम जाएं, और मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं। ये भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये सारे देश चाह रहे हैं, जर्मनी, जापान सब चाह रहा है, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड है और अमेरिका की दादागिरी, खास करके 1991 के यूएसएसआर के विघटन के बाद ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ है उससे दुनिया को बहुत भुगतना पड़ा है। और मुझे ना कहीं लगता है उसी का परिणाम ये ईरान और वेनेजुएला, और वी डोंट नो कल को क्यूबा आएगा या 51वां स्टेट बन जाएगा कनाडा। आखिरी सवाल आपसे, हु विल स्टॉप ट्रम्प? आई थिंक जैसे यूएन का जिक्र हुआ, आप कोई तो होगा जो कहेगा कि बस इनफ इज इनफ। आई थिंक इट विल बी ट्रम्प हिमसेल्फ, या बिकॉज या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल, अमेरिकन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रेसिडेंट के लिए प्रावधान है कि इम्पीचमेंट, अगर मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, इम्पीच अगर वो इस तरह से होता रहा, उनकी डिसअप्रूवल रेटिंग 60% है। अगर ये महंगाई बढ़ती रही उनकी डिसअप्रूवल रेटिंग और ज़्यादा बढ़ेगी, और ट्रम्प को इम्पीच किया जा सकता है अगर मिड टर्म इलेक्शन में उनकी पार्टी की विजय नहीं देखिए हुई। क्या है कि मिड टर्म इलेक्शंस जो होने वाला है, और अगर मिड टर्म इलेक्शंस में अगर रिपब्लिकन पार्टी हार जाती है तो फिर उसके बाद और उनका बहुमत कम हो जाता है, तो फिर बाकी का जो उनका टेन्योर बचेगा उसमें वो लेम डक प्रेसिडेंट कहलाएंगे, क्योंकि वो कांग्रेस से अपने जो भी निर्णय चाहते हैं वो नहीं ले पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा दबाव होगा, लेकिन वो उसको लिए भी अभी समय है, और यहाँ तो क्या एक एक दिन पूरे दुनिया के ऊपर भारी पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल जो स्थिति है वो ट्रम्प प्रतिदिन अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं, या कम से कम अपनी जो एंड गोल है जो उसको बदलते चले जा रहे हैं। कि हमारा पहले इलेक्शन रिजीम चेंज था, फिर इसके बाद हमें अमेरिका वहाँ पर हथियार ख़त्म करने थे, न्यूक्लियर वेपन्स, फिर अब कह रहे हैं कि प्रीएम्प्टिव अटैक था कि वो हमें पर हमला करने वाले थे इसलिए हमने किया। तो मुझे लगता है कि वो इस तरह से बयान देते रहेंगे, लेकिन अमेरिका में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अब लॉबी एमर्ज करी, खासतौर पे अमेरिका में जो ट्रम्प के सपोर्टर्स थे जैसे टकर कार्लसन जैसे लोग, वो ये कह रहे हैं कि ये वॉर कहीं मागा की है या मीगा की है, तो हमें देखना पड़ेगा। तो ये अमेरिकन पब्लिक का अगर ओपिनियन एकदम ही ट्रम्प के इस डिसीजन के खिलाफ जाएगा, तो मुझे लगता है ट्रम्प कुछ ना कुछ एग्जिट रूट निकाल करके आउटकम ले लेंगे। और ट्रम्प एक ऐसे आदमी है
कि वो अपनी सबसे बड़ी हार को भी ऐसे प्रस्तुत कर सकते हैं कि उनकी सबसे बड़ी जीत है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो ये सब कुछ लुटने के बाद भी वही कह सकते हैं कि देखिए अमेरिका ने आखिर कुछ नहीं होगा तो ये कह देंगे देखिए हमने खमैनी को मार दिया जो 40 साल से तो अभी हमारा सही हुआ था। कर रहे बस वो यही कर हो, सकते दूसरे हैं। दिन ही उन्होंने कह दिया था। बस। तो आज इस चर्चा में हमने विस्तार से जो अभी मौजूदा हालात है उस पर चर्चा की। देखिए ये तय है कि स्थिति गंभीर है, ये समझ आ रहा है कि पूरा विश्व इससे अफेक्ट हो चुका है। ट्रंप ये खुद समझ रहे हैं कि वो इस पूरे वॉर में फंस चुके हैं। जो शुरू उन्होंने किया था वो रायता फैल चुका है और अब वो उसको समेट नहीं पा रहे। लेकिन क्योंकि ये ट्रंप हैं जिन्होंने दूसरे दिन ये दावा कर दिया था कि हम जीत गए हैं, हमने पूरी लीडरशिप खत्म कर दी है, वो नहीं समझ पाए थे कि ईरान इस तरीके से रिटेलिएट करेगा। अब सवाल ये उठता है कि जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ये सिर्फ एक रास्ता, समुद्री रास्ता ना होके ये वैश्विक एनर्जी ऊर्जा और साथ साथ में इस पूरे मसले का एक उस तरह से बन गया है कि अब आगे क्या होगा। क्योंकि ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है इसलिए उसकी ताकत बरकरार है। कल क्या ट्रंप कहते हैं, उम्मीद यही की जा रही है कि कोई ऐसा रास्ता निकले। पूरा विश्व ये उम्मीद कर रहा है कि कोई ऐसा रास्ता निकले कि दोनों विक्ट्री भी घोषित हो जाए और ये वॉर शांत हो जाए। अगली बार हम फिर मिलेंगे इसी चर्चा के साथ। आपके कुछ सवाल हों, आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर भेजिएगा।